बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह चौधरी जगदेव सिंह इंटर कॉलेज टीकर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, उसमें पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर में हम सफ़र तय करते करते परागण, नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि परागण क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो परागण क्या है ये तो आपको पता है, हमने आपको बताया है, समझाया है। एक बार पुनः हम उसका रिवीजन कर दे रहे हैं कि जब पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, कई शब्दावलियाँ आ रही हैं इसमें। जब स्त्री केसर क्या है या पुंकेसर क्या है? पुंकेसर माने किसी पौधे का नर जनन अंग, ये उसमें फूल में पाया जाता है। पौधे का जो फूल है, पुष्प है, वो जनांग होता है। उसमें 4 भाग होते हैं, हमने विद्वत इसकी व्याख्या किया है। उसमें से एक भाग पुंकेसर है और एक भाग स्त्री केसर भी है। तो पुंकेसर क्या है? पौधे का नर जननांग है, और स्त्री केसर क्या है? पौधे का स्त्री जनांग, मादा जनांग है। तो पुंकेसर के पराग कोश, पुंकेसर में पराग कोश पाया जाता है। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, वहां चिपक जाए, इस पूरी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण माने पराग कण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चिपक जाने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण की परिभाषा हम एक बार आपको लिख दे रहे हैं। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण निकलकर, पुंकेसर के परागकोश से पराग कण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर चिपक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो एक चीज का यहाँ ध्यान विशेष रखना है कि जैसे पराग कोश से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर करके वहाँ से उड़ गया, वहाँ टिका नहीं, तो परागण तब नहीं हुआ। पहुँचा तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग कण पहुँचा तो, लेकिन वहाँ टिक नहीं सका, वो बाहर गिर गया, कहीं अन्यत्र चला गया, तब उसे परागण नहीं कहेंगे। परागण का मतलब हुआ कि पराग कोश से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा करके ठहर जाए, चिपक जाए, तब उसे हम परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से परागण क्रिया संपन्न होती है। और बच्चों, अब परागण कितने प्रकार का होता है, परागण कैसे होता है, परागण की अभी आप थोड़ा सा आपको एक चित्र बना करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा लंबी होती है गर्दन इसकी। इस
तरह से। इस तरह से आएगी ये नली। ये परागकण यहाँ चिपका है। इस दीवार को तोड़ करके ऐसे खिसकते खिसकते नीचे आता चला जाएगा, इस तरह से। यहाँ दीवार तोड़ करके विभिन्न प्रकार के अंड हैं, जा करके एक अंड से ये मिल करके यहाँ जो है कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से ये गति करते हुए नीचे आता रहता है। ये इस तरह से ये तो बच्चों ये नीचे अपना सफ़र करता रहता है और आ करके नीचे से ये क्रिया पूरी करता है। इस पूरी क्रिया को यहाँ से यहाँ तक की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परागण कहलाता है। ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के जो है पुंकेसर से परागकण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाक पर चिपक जाए और वर्तिकाक की दीवार को तोड़ करके एक नली के माध्यम से सीधे अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाए वो परागकण। तो जब तक वह परागकण अंड से मिलता नहीं तब तक के बीच की पूरी क्रिया को हम परागण कहते हैं। और जैसे ही यह परागकण अंड से मिल जाता है इस क्रिया का नाम क्या कहलाने लगता है? यहाँ फिर ये क्रिया निषेचन कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? ये क्रिया निषेचन क्रिया कहलाने लगती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से परागण क्रिया संपन्न होती है। अब अगला हेडिंग है आपके परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। परागण के प्रकार को हम जो है उसके स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर परागण कुल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला स्वयुग्मन। पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन या इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। स्वयुग्मन क्या है बच्चों? ध्यान से, हल्का सा अंतर है तीनों परागणों में, हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से मेरी बात को सुनिएगा कि परागण के 3 प्रकार हमने बताया स्रोतों के आधार पर। पहला है कि जब किसी एक ही पादप में, एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में, ध्यान दिएगा मेरी बात को, जब किसी एक ही पादप के एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंच जाता है, ऐसे परागण को हम स्वयुग्मन परागण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए, थोड़ा टिपिकल शब्द आते हैं इसमें। जब किसी एक ही पादप के एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर
जाकर चिपक जाता है, तो ऐसे परागण को हम स्वयुग्मन परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं इसकी। जब एक ही पादप के एक ही पुष्प का परागकण, जब एक ही पादप के एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। जब एक ही पादप में एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, तो ऐसे परागण को स्वयुग्मन परागण कहते हैं। दूसरा है, इसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। दूसरा परागण है सजात पुष्पी परागण। बच्चों, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब एक ही पौधे का एक ही पुष्प में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, पहुंच जाए, तो ऐसे परागण को हम स्वयुग्मन परागण कहते हैं। दूसरा हेडिंग है अब सजात पुष्पी परागण। इसमें बच्चों पौधा तो एक ही होता है, लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। ध्यान देना, जब एक ही पौधा एक ही पुष्प है तो उसे हम स्वयुग्मन कहेंगे। जब एक ही पौधा है पुष्प अलग अलग हैं, कहने का मतलब जब एक ही पादप के एक पुष्प का परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ऐसे परागण को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। जब एक ही पादप का एक पुष्प का परागकण निकल करके उसी ही पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ऐसे परागण को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। मतलब लिख दे रहे हैं हम, जब एक ही पादप का एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो ऐसे परागण को
ऐसे परागण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तीसरा, दो हमने परागण आपको बताया। पहला स्वयुग्मन, जब एक ही पौधा एक ही पुष्प हो, और यहाँ पर एक ही पौधा तो है लेकिन पुष्प अलग अलग हैं, ऐसे परागण को हम सजात पुष्पी परागण। जब एक ही पौधा एक ही पुष्प हो तो उसे स्वयुग्मी परागण। जब एक ही पौधा हो पुष्प अलग अलग हो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तीसरा है पर परागण। पर परागण में, पर परागण में ध्यान देना, पर परागण क्या है? जब एक पौधे के पुष्प से पराग कण निकल करके दूसरे पौधे, क्या पौधा भी बदल रहा है, ध्यान देना, हल्का हल्का अंतर है। जब एक पौधे का पराग कण निकल करके दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। ध्यान देना, तीनों परागणों में आपको अंतर बता दे रहे हैं हम। स्वयुग्मन में क्या है? एक ही पौधा है एक ही पुष्प है। और सजात में क्या है? पौधा तो एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग हैं। और इसमें पर परागण में पौधे अलग अलग हैं, एक ही पौधा नहीं है, अलग अलग पौधे से एक पौधे का परागकण निकल करके दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। लिख दे रहे हैं, जब एक पादप के किसी पुष्प का, जब एक पादप के किसी पुष्प का परागकण जब एक पादप के किसी पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ऐसे परागण को पर परागण कहते हैं। कहने का मतलब, जब एक पादप के किसी पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। परागण के 3 प्रकार हमने आपको बताया। पहला स्वयुग्मन परागण, दूसरा सजात पुष्पी परागण, तीसरा पर परागण। दोनों परागणों में अंतर भी आ जाता है कभी कभी। तो क्या है? स्वयुग्मन परागण में एक ही पौधा और एक ही पुष्प होता है, और सजात पुष्पी परागण में एक पौधा होता है लेकिन उसी पौधे के फूल पुष्प जो है अलग अलग होते हैं, और पर परागण में दोनों पौधे अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने आपको परागण क्या है, परागण के प्रकार के विषय में आपको समझाया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में परागण के कारक की चर्चा करेंगे कि परागण में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसकी चर्चा हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का वादन यहीं समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे यह वीडियो आपको भी और आपके इष्ट मित्रों को लगातार मिलता रहे।